Hello friends, welcome you all on Kickoff to Success and CERT समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 7 के साथ, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चैप्टर में हम सबसे पहले देखते हैं बस्तियों के बारे में कि बस्तियां क्या होती हैं। देखिए, सिंपल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वह स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं बस्तियां कहलाती हैं। आज हम जहां भी रहते हैं, हमारे छोट कम क्वांटिटी के मतलब 4-5 घरों से लेकर 1000-2000 घरों का जो समूह है वो बस्ती में ही आता है। आजकल हम उसे, जब वो हॉरिजेंटल रूप में होती है तो हम उसे कॉलोनी कह देते हैं, फ्लैट्स के रूप में वर्टिकल होती है तो हम उसे सोसाइटी कहने लगे हैं। तो इस तरह से शब्द बदलते गए हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। अगर हम बस्तियों को सोचे तो सीधे आज के टाइम में दिमाग में एक ही विचार आता है कि कोई मतलब कच्ची बस्ती जैसा जो एरिया होता है जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाईली डेंस्ड घर होते हैं, पॉपुलेशन होती है, और मतलब एक सामान्य तबके से नीचे की जिंदगी के लोग जहाँ सरवाइव करते हैं उसे हम बस्ती कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य ने सबसे पहले जहाँ खुद को रहने के लिए एक कंफर्टेबल प्लेस बनाया वो उसका बस्ती कहलाई। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों तथा गुफाओं में निवास करता था। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया तो उसके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, क्योंकि जब वो फसलों को उसने उगाना शुरू किया तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फसल का जो पकने का टाइम होता है, बोने से लेके पकने तक का, उस पूरे टाइम के लिए उसको वहां रहना होता था। तो उसने वहां पे एक स्थायी घर बनाया जिसमें वो हर सीजन से खुद को बचा सके। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ है, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि भी उपजाऊ थी। मनुष्य का जो विकास है वह नदियों के किनारे ही हुआ है। आप देख सकते हैं कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भी दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई है, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है। व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण के इस विकास के साथ ही मानव बस्तियां भी बड़ी होती गई हैं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु, टिग्रिस, नील, हांगो आदि सभ्यताओं का विकास भी नदियों के किनारे हुआ है। तो देखिए, हम देखते हैं कि नील नदी की जो मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई है। दजला जिसे यूफ्रेटस कहते हैं और फरात जिसे टिग्रिस कह देते हैं वो हाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता है। हांगहो जिसे पीली नदी भी कहते हैं, वहाँ चीन की सभ्यता है। और सिंधु नदी के चारों ओर या सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह भारत और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में है। एक दूसरी अच्छी डेफिनेशन कि वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के लिए क्या क्या देखता है मनुष्य? वह अनुकूल जलवायु दिखेगा। अब जैसे दिल्ली में कोई इंसान तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो कंटिन्यू पिछले कई सालों से बिगड़ता ही जा रहा है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। जल की उपलब्धता, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है भारत की वह मैदानी क्षेत्रों में करती है। क्यों? क्योंकि जल की सुलभता है। वहीं आप देखिए पश्चिमी रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होता है? क्योंकि वहां जल की उपलब्धता नहीं है। उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। तो इस तरह से ये कुछ मापदंड हैं जो मनुष्य को रहने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं बस्तियों के प्रकार। तो बस्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी बस्ती और एक अस्थायी बस्ती। इसमें जो स्थायी बस्ती होती है उसमें रहने वाले लोग घर बना के रहते हैं। जैसे आप हैं, हम हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं, हमारे दादाजी रहते थे, वो घर बनाया उन्होंने और उसमें हम आज तक रह रहे हैं। या फिर हम जहाँ पे भी जाके रह रहे हैं, हमने एक प्रॉपर घर लिया, घर बनाया, उसमें सारी व्यवस्थाएं थी, तो वो स्थायी बस्ती का उदाहरण है। जबकि हम अस्थायी बस्ती की बात करें तो ऋतु प्रवास करने वाले अधिकांश जो होते हैं वो अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। देखिए, हम अपने शहर में देख लें या गांव में देख लें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे लोहे का सामान बेचते हैं या फिर किसी छोटे छोटे सीजनल उद्योग से जुड़े हुए रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी विशेष मौसम में चूंकि उनका उद्योग चलता है और उसके बाद बंद हो जाता है रोजगार, तो वो जो बस्तियां बनाते हैं
प्लास्टिक की जो पट्टियां होती हैं उनको जोड़ जोड़ के वो किसी भी सड़क के किनारे अपना घर बना लेते हैं। कोई उनका लकड़ी का ही ढांचा होता है, कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं होता, तो वो अस्थायी बस्तियां कहलाती हैं। और बस्तियां देखें तो ग्रामीण बस्तियां, जो लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी या पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं, अर्थात कुल मिला के ग्रामीण तरीके से जीवन यापन करते हैं और गांव में रहते हैं, वह ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। और शहरी बस्तियां, जहां लोग व्यापार, सेवा आदि में कार्यरत होते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? शहरी बस्तियां। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शब्द है ऋतु प्रवास। तो इसको आपको समझना होगा कि ऋतु प्रवास एक्चुअल में होता क्या है। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। देखिए, ऋतु प्रवास का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह जम्मू कश्मीर की गुज्जर बकरवाल जाति है, जनजाति है, जो क्या करती है कि जैसे शीतकाल आता है तो वह नीचे की तरफ आ जाती है मैदानी इलाकों में, लेकिन जब से ग्रीष्म काल आता है तो वह पहाड़ी क्षेत्रों में चली जाती है अपने पशुओं को लेके, पशुपालन के लिए। और भी हम देखें तो ऋतु प्रवास का अगर हम बात करें तो पतंग उद्योग हुआ, चीनी उद्योग हुआ, ये सारे के सारे एक ऋतु बेस्ड उद्योग होते हैं। तो इसकी जरूरत के अकॉर्डिंग लोग, अब जैसे जब गन्ने की खेती होती है उस समय चीनी बनने का उद्योग पूरी तरीके से चलता है, तो उस समय कई सारे मजदूर होते हैं जो इन कंपनियों में कार्य करते हैं। 6 महीने ये उद्योग चलता है, तो 6 महीने भरपूर मात्रा में वो गांवों से शहरों में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये काम समाप्त होता है तो 6 महीने के लिए मजदूर फिर से बेरोजगार हो जाता है, तो वो पुनः अपने गांव में आ जाता है। तो इस तरह वो जरूरत के अनुसार उनसे प्रवास किया और जरूरत समाप्त हो जाने पर वापस वह अपने मूल स्थान पर आ गया। तो यह क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। अब हम बात करते हैं परिवहन की। तो परिवहन के 4 प्रमुख साधन हैं: सड़क, रेल, जल और वायु। तिब्बत के लोग परिवहन के लिए याक का, जबकि एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में एक पर्वतमाला है, वहाँ के लोग लामा का प्रयोग करते हैं। देखिए, याक से मिलता जुलता ही है कुछ कुछ, वो लामा कहलाता है। तो तिब्बत में उसे याक कह देते हैं और दक्षिण अमेरिका में क्या कह देते हैं? लामा। सबसे पहले हम सड़क परिवहन देखते हैं। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग में आने वाले मार्ग जो हैं वो क्या है? सड़क मार्ग हैं। सड़कें कच्ची भी होती हैं, पक्की भी होती हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केवी एनबीएस में वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये आ जाता है कि हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। भूमिगत मार्ग किसे कहते हैं? सबवे अगर हम बात करें तो जो भूमि के नीचे सड़कें बनाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? सबवे। फ्लाईओवर आप सबने देखे हैं कि उत्थित सड़कें, मतलब जो जमीन से ऊपर सड़कें हैं वो कहलाएंगे फ्लाईओवर, और जो जमीन से नीचे सड़कें हैं वो क्या कहलाएंगे? सबवे। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेल परिवहन। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। ये एशिया में सर्वाधिक विकसित है। अभी हमने सड़क मार्ग देखा कि लेह में जो सड़क मार्ग है वो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर ऊंचा है। तो ये आपको फैक्ट है जो याद रखना है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये तो था सबसे ऊंचा रेल मार्ग जाइनिंग से ल्हासा के बीच, और ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग, जो पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, ये रहा आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक, ये रहा व्लादिवोस्तोक तक है। तो ये दोनों ही चीज फैक्ट हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जल परिवहन। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। ये क्वेश्चन कई दफे छोटे एग्जाम्स से लेकर बड़े स्तरीय एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो आपको जल परिवहन याद रखना है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो हो गया अंतर्देशीय जल मार्ग और एक होता है समुद्री मार्ग।
अंतर्देशीय की अगर हम बात करते हैं तो नाव व नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स, अफ्रीका में नील नदी। ये सारे जो उदाहरण हैं वो अंतर्देशीय के उदाहरण हैं। समुद्री मार्ग की हम बात करें तो इनका उपयोग व्यापारिक माल एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। देखिए, अमूमन एक ही देश में जो अंदर के कामों को करने के लिए, व्यापार के लिए उपयोगी होंगे वो होंगे अंतर्देशीय, और जो एक देश से दूसरे देश या फिर बड़े लेवल का जो सामान होता है उसको पहुंचाने में यूज किए जाएंगे वो होते हैं समुद्री मार्ग। क्लियर? ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं, जैसे एशिया में सिंगापुर, मुंबई बहुत बड़े बड़े पत्तन है। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पत्तन बहुत बड़ा पत्तन है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क व लॉस एंजल्स, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। आप सभी इनकी जो लोकेशन है वो एटलस में देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम साथ की साथ देखते जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी भूमिका तैयार करती हैं आगे जाके। नेक्स्ट हम देखते हैं वायु परिवहन। जो परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम है वह कहलाता है वायु परिवहन। और दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा आदि कुछ इंपॉर्टेंट पत्तन हैं। अब हम बात करते हैं संचार की। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। हम सभी इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि संचार का आज के समय में कितना महत्वपूर्ण उपयोग है या कितना महत्वपूर्ण चीज उपयोग है। और दूसरी बात, जब से ये जियो का 4G आया तब से हर व्यक्ति के हाथ में मल्टीमीडिया फ़ोन आने लगा है, जिससे कि हर टेक्नोलॉजी बहुत ही सरलता से उसको अवेलेबल हो जाती है। हर तरह की जानकारी, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसके हजारों लाखों टीचर आपके सामने अवेलेबल हैं। आपको जो अच्छा लगे वो देखिए। हर टीचर आपको एक अच्छी बात बताएगा, हर एक नई बात बताएगा। तो आप उनके उपयोग पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कह देते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों के सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में भी सैटेलाइट सहायक हैं। तो जितने भी सैटेलाइट होते हैं, तो जैसे भूकंप तो नहीं, लेकिन जैसे भी सुनामी या फिर कोई भी तरह की हलचल होती है तो वो हमें पता लग जाता है समय से पहले। ये सब किसकी वजह से संपन्न हो पाया है? विज्ञान की देन, सैटेलाइट्स से। अब हम सैटेलाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं, अपितु इसने हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बनाया है। देखिए, इस इंटरनेट का सबसे अच्छा जो उपयोग हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कोरोना के इस काल में हम सब ने अपने घर बैठ के अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को मंगाया है। दूसरा, हम एक दूसरे का हाल चाल पूछ सकते हैं एक दूसरे परिवार के जनों से, जबकि हम जा नहीं सकते थे वहाँ। तीसरा, हमें किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई भी हमने कंटिन्यू करी, बाकी की चीज़ें भी हमने देख ली। और एक टॉपिक को आप इतने अच्छे से कर सकते हो कि आपका कोई भी, पहले ये होता था कि हमारा ये वीक पॉइंट है, हमें नहीं आ रहा, हम घर पे हैं, तो अब टीचर मिलेगा तभी वो प्रॉब्लम दूर होगी। अब आप विश्व भर के, ऑल इंडिया, एटलीस्ट JNU, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के सारे टीचर्स से संपर्क करके अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इससे अच्छी और क्या सुविधा होगी इंटरनेट की। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल आदि सबके टिकट बुक कर लेते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, सेवाओं और संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो पाए हैं। देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें सारे रेल मार्ग, सड़क मार्ग दिखाए गए हैं, वायु मार्ग दिखाए गए हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा आपको क्लिष्ट लग रहा है। इसमें से मेन अभी कर लीजिए, बाकी धीरे धीरे आगे आने वाली क्लास में हम इसे अच्छे करते जाएंगे। ठीक है? आपने वीडियो को देखा, थैंक यू। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ।
थैंक यू।